कॉन्शियस देकर ये जो एबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर, इससे अल्लाह ताला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? इसमें जो मोहित साहब कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस बाउंड्रीज वाला, इवन दो लास्ट पॉइंट है, लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है इस हवाले से कि वो जो एक यूनिफॉर्मिटी नजर आती है क्रिएटर की प्रोग्रामिंग की हमारे अंदर। तो जो लास्ट पॉइंट था वो मुझे बड़ा इंस्पायर कर रहा था, और मैं उसके ऊपर कुछ ढूंढ रहा था कोट्स वगैरह। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि कितने सारे लोगों ने जो मुसलमान नहीं है फंडामेंटली इसके बारे में कितनी अमेजिंग बातें की हुई हैं। और मैं एक दो कोट्स जल्दी से मेंशन कर देता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि नॉन मुस्लिम्स भी हों, अगर थिंकर्स हैं, वो रिफ्लेक्टर्स हैं, तो दे फील द एक्सपेक्टेशन, दे फील द डिवाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएटर फ्रॉम देम। हुँ। जैसे गांधी का एक कोट है कि इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस द लॉ ऑफ द मेजॉरिटी हैज नो प्लेस। और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग था कि दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसने मैसेस के मूवमेंट के ऊपर, उनको इंस्पायर करने के ऊपर, और उनके बराबर हकूक के ऊपर, और उनके राइट टू डिसाइड देयर फेट के ऊपर अपनी लाइफ गुजार दी। बट बिल्कुल। इवन ही फील्स के मैटर ऑफ कॉन्शियंस के ऊपर देयर इज नो स्पेस फॉर मेजॉरिटी। हुँ। यानी जब वो कॉन्शियंस के खिलाफ मेजॉरिटी वोट आ भी जाए अगर, उसको नहीं माना, यानी सारे लोग ये इत्तेफ़ाक कर लें कि हम इस मामले में झूठी गवाही दे देंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ये इसका मतलब, यानी इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन एक्चुअली, ठीक है ना? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सबको हुँ, पता है कि वो गलत कर रहा वो गलत है, बिल्कुल। है। और इसके अब यूनिवर्सल होने में और बुलेट प्रूफ होने के लिए एक और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कोट, वो था नीचे का, नहीं आई थिंक सॉरी, ये फ्रेडरिक डगलस का, कि द सोल दैट इज विद इन मी नो मैन कैन डिग्रेड। कि वो इस कदर बुलेट प्रूफ होता है कॉन्शियंस कि हम खुद भी उसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो एट टाइम्स जमीर हमें जीने नहीं देता, इस कदर परेशान कर देता है। इंटरेस्टिंग। तो ये एक्सपेक्टेशन आई थिंक क्रिएटर की है कि उसकी सुनते रहे, हुँ, वो बिल्कुल बताता सही। रहेगा। एब्सोल्यूटली। जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर इसमें मैंने लिखा है खालिक मुझसे क्या चाहता है? खालिक ने जो 6 यूनिक एबिलिटीज़ मुझे दी हैं, जो पीछे हमने डिस्कस की हैं, मैं उनको इस कॉन्शियंस की छलनी से गुज़ार कर इस्तेमाल करूँ। वाह, वाह, वाह! बिल्कुल ठीक जी। सबसे ऊपर नंबर इसको 2, प्लेस कर दिया जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़मीर की आवाज़ को सुनकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारूँ, माज़ी की हुई गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। नंबर कॉन्शियस। 3, मैं जैसा चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ क्या मामला करें या क्या रवैया अपनाएँ, मैं भी लोगों के साथ वही मामला करूँ। तो असल में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इस सलाहियत। और जो पीछे हमने लिखा ये करना चाहिए, जैसे खालिक मुझसे ये चाहते हैं तो मुझे ये करना चाहिए। तो यहाँ ये है कि हाँ, ये इसलिए हम लिख रहे थे, और सारी पॉज़िटिविटी भी इसी वजह से आ रही थी कि गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा मामला करना चाहिए। तो ये सारी यही एक जो सलाहियत है, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो यही हमें अंदर से कह रहा था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। तो इसकी बिल्कुल आवाज़ सही। को सुनना चाहिए, इसको सुलाना नहीं चाहिए। यानी देखिए, इंसान को विल पावर इस तरफ लेके जा सकती है कि मुझे अपना कल का फ़ायदा देखने के बजाय अपनी लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देखना चाहिए। और कॉन्शियस आपको इस तरफ लेके जा सकती है कि मुझे अपने सारे फ़ायदे छोड़कर ठीक बात करनी चाहिए। ठीक है? हुँ। यानी वो इसको इसके ऊपर आ जाती है बिल्कुल। यानी जी, चाहे ये है जो नुकसान हो उसकी इस वक़्त। इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी। जी, चाहे इस वक़्त नुकसान हो रहा है, लेकिन राइट, इसको राइट। ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल। जी सर, ये पॉइंट्स लिखे थे मैंने। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने
इस पे लिखा है कि इंसान जब कुछ अच्छा करता है, तो उसे इनर सैटिस्फैक्शन मिलती है और जब हुँ, कुछ बुरा करता है, तो बेचैनी-सी महसूस होती है और कैफ़ियत इस तरह की तारी होती है। यानी पहले स्टेप पे इंसान इस फीलिंग से अवेयर होता है और फिर अपने वक़्ती फ़ायदे को हासिल करने के लिए इस पोटेंशियल को जो है, वो उसको दबाता है, वक़्ती तौर पे दबा जाता है। यानी आहिस्ता-आहिस्ता वो इस चीज़ से अवेयर होता है कि अगर उसको कुछ गलत काम करना है या किसी गलत डायरेक्शन में जाना है, तो वो अपने इस पोटेंशियल को फॉर द दबाएगा, टाइम बीइंग उसको चुप सप्रेस कर कराएगा। देता है और हुँ, इसी वजह से वो गलत काम कर पाता है, वरना अदरवाइज़ वो गलत काम कर नहीं सकता। हुँ, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल इंसान के अंदर रखी है। तो और फिर अगर इंसान इस पोटेंशियल को मुसलसल सप्रेस करता रहे और फिर एक वक़्त आता है कि फिर बिल्कुल ये इनएक्टिव हो जाता है। और वो फिर हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात हम कुछ इंसानों को देखते हैं कि हमें बड़ी हैरत होती है कि ये मतलब इनमें हम कहते हैं कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहा। यानी इस हद तक अपनी कॉन्शियस को सप्रेस कर देता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि खालिक इंसान से ये चाहता है कि वो अपने इस पोटेंशियल की कदर करे, यानी अवेयरनेस जब हुई, होने के बाद जो है इसको सप्रेस ना करे, इसकी आवाज़ को सुने और इसका इस्तेमाल मतलब राइट डायरेक्शन में करते हुए इंसानियत के कमाल तक पहुँचे। हुँ, और जैसे कि जितने भी हमारे प्रॉफ़िट्स आए हैं, हमने उनको इंसानियत के कमाल पर देखा है। यानी उन्होंने अपने कॉन्शियस की आवाज़ सुनी है और फिर उसके मुताबिक जो है अमल करते हुए वो उस अ, वहाँ तक पहुँचे हैं, जिसे हमें कहना चाहिए कि हमारे लिए एक अ, प्रेसिडेंट सेट कर गए कि यहाँ तक दिस इज़ द लिमिट, यहाँ तक तुम पहुँच सकते हो अगर कोशिश करो तो। हुँ। तो वो अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि ये हम इसके लिए जो है वो कोशिश करें। तो मैंने इतना ही इसको राइट, राइट। और ये एबिलिटी है, अ, यानी ये रिकॉग्निशन जब मेरे अंदर पैदा हो जाती है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियत रखी हुई है कि मैं खैर और शर के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क कर सकता हूँ। जब ये मुझे मालूम हो जाता है एज़ आई ग्रो अप इन माय लाइफ़, तो इसके नतीजे में और ये भी पता चल रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, एक बड़ा सवाल जो अभी आपने फ़रमाया कि हम सप्रेस कर देते हैं उसको। ये इसलिए कर देते हैं, यानी इसकी जो वजूहात हैं उनमें से सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि आम तौर पर उसके ऊपर अमल करने में इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। और जिसे मैंने ये कहा जो ना कि वक़्ती फ़ायदे के लिए वक़्ती फ़ायदा हो जाता है, इंसान वक़्ती अपने फ़ायदा हो जाता है जी, अगर मैं वक़्ती उसको फ़ायदा सप्रेस होता है। कर दूँ। जी, राइट। नाउ द जी। थिंग इज़, क्या ये सवाल पैदा करती है कोई चीज़? कोई सवालात इससे पैदा होते हैं? बिकॉज़ आई थिंक दे आर वन ऑफ दोज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आगे आने हैं। ठीक है जी, यानी सर ये ये जी। हुँ, हुँ। सर जो मेरा सवाल है पहला, वो इसी वक़्ती फ़ायदे को लेकर ही है। मतलब मेरे ज़हन राइट, में फ़ौरन एक सवाल आया है, तो वो फिर मैंने नोट डाउन किया और मैंने कहा कि मैं आपसे क्लियर करूँगी। राइट। तो ये यानी एक तो है ना कि वो सवाल आपके ज़हन में पैदा हुआ है। क्या खालिक ये चाहता है कि इस तरह के सवालात भी पैदा हों? ये भी एक सवाल है। आपका वो जी सवाल सर, अगर आप खालिक चाहें चाहता तो है। वुड यू लाइक टू शेयर दैट क्वेश्चन, अगर अगर आप कर लें, अगर किसी और का हाथ रेज़ नहीं है तो आप कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है उसका आपके ज़हन में? जी, अभी और हैंड अम, रेज़ नहीं है तो अंबर यू कैन शेयर। जी, ठीक है। अच्छा सर मेरे ये करते हुए ये सवाल पैदा हुआ कि मतलब मैं जो अमल कर रही हूँ, क्या मैंने अपने वक़्ती फ़ायदे को इसलिए छोड़ा है कि मेरा कॉन्शियस क्लियर है? यानी जब हमारा कॉन्शियस क्लियर नहीं होता, तो वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। यानी हम इस हद तक तंग करता है कि बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि नहीं, उसको पलट के वापस ठीक करने की कोशिश करता है, यानी इतना गिल्ट में लेके जाता है। राइट। तो
क्या मैं अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ या जन्नत हासिल करने के लिए? क्योंकि मैं एज़ ए मुस्लिम मुझे एक लॉन्ग टर्म विज़न भी नज़र आ रहा है हुँ। और मैं उसको भी देख रही हूँ। तो क्या मैं उसके लिए कर रही हूँ? नहीं, अभी अभी तो मतलब वो मैं ये इसमें सवाल फिर इसलिए नहीं मेरा ख़्याल है इसलिए ना पूछें क्योंकि अभी हम मज़हब को बीच में नहीं ला रहे, ठीक है जी? अभी हुँ, हम ये हुँ। चाहते हैं कि कॉन्शियस को क्लियर करना मतलब वैसे तो मेरे ख़्याल में ये क्लियर करना जो है कॉन्शियस का इसी को तज़किया कहते हैं जी। यानी कॉन्शियस का आपकी जो मोरालिटी का तज़किया है, वो कॉन्शियस का क्लियर होना है। ठीक है जी, मैंने कोई अपने ठीक है। फ़ायदे के पीछे नहीं पड़ा मैंने ठीक बात की कोशिश की हर दफ़ा। ये जो एस्पेक्ट है, यही मुझे तज़किये की तरफ लेके जाता है, ये मॉरल तज़किया है। सवाल ये है कि यानी ये जो बात है कि जो क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैदा हो बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद एक तकाज़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा होता है, कि इंसान इस दुनिया में एक ज़िंदगी गुज़ारता है, जो मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है, उसके ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए शायद कि ये दुनिया मतलब ये मेरे अंदर ये सलाहियत क्यों रखी है अगर इसका नुकसान होना है? यानी ठीक और गलत की पहचान मेरे अंदर रख दी, मेरे अंदर एक ज़ाजिर रख दिया। वो मुझे ज़ज्र व तौबीख भी कर रहा है, वो मुझे डाँटता भी है जब मैं गलत करता हूँ। लेकिन दुनिया का फ़ायदा होता है इसलिए मैं उसको चुप करा लेता हूँ। तो ये अंदर जी। क्यों रख दिया बिल ये जो है एक स्क्रीमिंग कॉन्शियस कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो और फिर वो गिल्ट पैदा कर देता है और वो गिल्ट जो है वो मुझे सोने नहीं देता है। ये सब कुछ जो है ये क्यों रख दिया है? इसकी वजह क्या है? या यानी ये जो अरेंजमेंट है, आप इस अरेंजमेंट को सारे को गौर करें कि ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो है, ये अगर हम कॉन्शियस को निकाल दें, इट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं इंसान को असल में दे मेक हिम द रूलर ऑफ दिस अर्थ, ठीक है? लेकिन कॉन्शियस जो है, वो तो असल में इस तरह की चीज़ है जो जिसको मैंने उसमें कहा था नॉर्मेटिव है। अच्छा और बुरा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरफ लेके आती है, ठीक है? और उसमें नुकसान भी होता है। ये जो अंदर का एक इल्म है, ये जो अंदर का एक शऊर है, जो मुझे ये पैदा हो जाता है मेरे अंदर एज़ आई ग्रो अप कि जो मुझे ये बताता है कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। और मैं करता हूँ कई दफ़ा ठीक काम भी करता हूँ, गलत काम भी करता हूँ, लेकिन अंदर से मेरी वो आवाज़ जागी जागी हुई है अगर तो बार-बार तंग करती है, ये है क्यों? व्हाई इज़ इट देयर? यानी जब मैं उसकी सुनूँ तो नुकसान हो जाएगा। जी, इसमें मैंने ये सिर्फ़ मेरे सवाल जो था ये भी ज़हन में आया था, लेकिन इसका मुझे खुद से आंसर नहीं मिल सका नहीं, नहीं मिल सका, कि यानी अगर राइट, वो दैट इज़ ऑल राइट, कि मैं लेकिन क्या इस ये सवाल इसको पैदा होना चाहिए? मतलब जी, मज़हब से एसोसिएट करके तो मुझे इसका कुछ आंसर मिलता, लेकिन अगर मैं उसको निकाल देती हूँ, तो फिर मेरे पास इसका मुझे समझ नहीं आएगा कि राइट। इसका आंसर क्या होगा। यानी देखिए, ये जो मज़हब है ना जिसको मैं बार-बार लोगों से ये कहता हूँ, जब वो मेरे से पूछते हैं ना कि मज़हब का तारुफ़ कैसे कराया जाए बच्चों को या यंगस्टर्स को? बच्चों को तो छोटे बच्चों को तो मज़हब का तारुफ़ कराने की आई डोंट नो क्यों इतनी जल्दी होती है हमें, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं मिसाल के तौर पर, उनको मज़हब का तारुफ़ कैसे कराया जाए? तो असल में मज़हब का तारुफ़ कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सवालात हैं जिनका जवाब मज़हब दे रहा है। ठीक है जी? और वो सवालात अगर आप महज़ ज़िंदगी को अपनी अक़ल से, अपनी रैशनैलिटी से, अपनी कॉन्शियस से अप्रोच करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस से अप्रोच करेंगे, तो वो सवालात पैदा हो जाएँगे। यानी इतनी शानदार ठीक अरेंजमेंट से राइट, कि यहाँ पे हर ज़रूरत राइट। का जवाब मौजूद है, ठीक है? मेरे अंदर कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती, लेकिन उसका जवाब मौजूद है। अब अब आएँ इस तरफ, इतना बड़ा खला है ऐसी शानदार आवाज़ जो कि मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो है जो कि बियॉन्ड बाउंड्रीज़ ह्यूमैनिटी को कनेक्ट कर देती है, लेकिन जवाब मौजूद नहीं है। समटाइम्स मेबी सम फ्यू वेरी फ्यू टाइम्स ऐसा भी हो जाएगा कि इंसान अच्छाई करेगा और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे, ये बड़ा अच्छा किया। लेकिन मैंने तो इसलिए अच्छाई की ही नहीं थी।
यानी दैट वाज़ नॉट द रीज़न दैट आई बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग और फॉर दैट मैटर, बट ये मकसद नहीं था। ये जो बात है, जिस वक़्त मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि कितनी शानदार कुर्बानियाँ दी लोगों ने, कि वो अपनी जिस चीज़ के बारे में एक पैशन रखते थे, कमिटमेंट रखते थे, कन्विक्शन रखते थे, उनके लिए उन्होंने कैसी-कैसी कुर्बानियाँ दी, तो मेरे लिए वो हीरोज़ बनते हैं। लेकिन वैसे देखें, तो वो भी उसी मिट्टी में चले गए जो उसी दौर के विलेन चले गए। तो ये क्या हीरोज़ हैं? ये सवाल पैदा हो जाना चाहिए ना। यानी ये जो सवालात सर हैं, दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स। जी सर मुझे ये करते हुए, ये एक्सरसाइज़ करते हुए सर अभी एक ख़्याल आ रहा था कि एक मेडेलिन शिप है जिसका पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ कि वो 7 लोग थे जो कि गाज़ा के लिए शिप के ऊपर निकले, एड लेकर, ह्यूमन एड लेकर, फूड लेकर, क्योंकि उन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे। तो उन्होंने वो 7 लोग जो थे वो मुसलसल कवरेज कर रहे थे उसके ऊपर ना अपनी कि हम आज डे 1 पे हम यहाँ पहुँच गए, डे 2 पे इस तरह। और वो जहाँ जा रहे थे, उनको पता था कि आगे उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जा रहे थे। तो वो वहाँ पर जब उनसे बीच में और इंटरव्यूज़ भी हुए उनके साथ कि भई आप लोग क्यों ये कर रहे हैं? तो उसमें से एक लड़की ने कहा कि इट्स माय मॉरल ऑब्लिगेशन। मतलब कैसे हम रुक सकते हैं? यानी इतना ज़ुल्म हो रहा है, इतना ज़ुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं कैसे रुक सकती हूँ? मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे उनको एड पहुँचानी है। तो मुझे ये बात उस वक़्त थोड़ा समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या ड्राइव है कि वो इसको यहाँ तक ले आई है कि वो इस बात अंजाम उसको पता है कि वहाँ और वो हुआ भी उनके साथ बहुत बुरा वहाँ पे। मतलब उन्होंने पकड़ के उनको प्रिज़न में डाल दिया और काफ़ी उनके साथ अभी तक पता नहीं वो रिलीज़ भी हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया हुँ, हुँ। और सिर्फ़ अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने उठाया है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हमें खुदा के हवाले करना है, कि क्या वो सिर्फ़ ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं? चाहे वी हैव नो रीज़न टू डाउट दैट ऑब्वियसली, लेकिन एक आदमी ने जो काम किया जिसको वो ठीक समझता था, उसकी कन्विक्शन के साथ उसने काम कर दिया, और ना वो काम पूरा हो सका, लेट्स से, और ना वो उसको कोई फ़ायदा हुआ। तो ये जो सवाल पैदा होता है, यानी देखें, मेरे अंदर एक एक एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने सामान भी सारा कर दिया है कि तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट होगी, ये होगा, वो होगा, यू विल हैव मटीरियल प्रोग्रेस भी होगी, सब कुछ होगा। ये जो एस्पेक्ट है, ये वाला जो एस्पेक्ट है, यानी कम से कम कलेक्टिव लेवल पे तो होगी ना। लेकिन इस एस्पेक्ट का तो मामला ये है कि बड़ा इंडिविजुअल है, और जब मैं इस इंडिविजुअल एस्पेक्ट को फ़ॉलो करता हूँ, तो उसकी कॉस्ट भी पे करता हूँ कई दफ़ा। अक्सर औक़ात ही पे करता हूँ, कई दफ़ा नहीं, अक्सर औक़ात पे करता हूँ। यानी अक्सर औक़ात मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी? जी। यानी ये जो सर एस्पेक्ट है, ब जो बच्चे को मैं कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना, लेट्स से, और बच्चा कहता है कि मैंने आज टीचर से सच बोला था, तो उन्होंने मुझे पनिशमेंट दे दी। अब मेरे लिए ये इस दौर से ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि बात तो ठीक है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन इसका नुकसान होता है। सो इसके लिए देखिए हमने किस तरह की टर्म्स इजाद कर ली कि लेट्स बी प्रैक्टिकल, इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह से बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है, ये कोई, यानी अगर थोड़ा-सा इसको इस पहलू से गौर करें, तो ऐसा महसूस होता है कि ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसका जवाब कोई नहीं है। वी हैव नो आंसर टू दिस एक्चुअली। नहीं जी सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं इसके ऊपर गौर करती रही लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। ये मुझे इसको नहीं बता सवाल मतलब बनाएँ। यानी जिस जिस जब एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो उस इसको मैं ये वो सवालात हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमारा काम बच्चों के दिलों में सवालात पैदा करना है। यानी आप उन सवालात के बगैर मज़हब के जवाबात दे दें, मैं आपको बताऊँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंसान के दिल में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिस वक़्त उसके सामने ये सवालात हों और वो उसको तंग कर रहे हों, अब मज़हब आकर जब कोई उसको सॉल्यूशन देगा, और सॉल्यूशन निकाल के दिखा दें कोई और। एक पिछली दफ़ा खलील साहब ने कहा था ना कि ये जो है, इंसान की ये जो ज़रूरत है,
जो उन्होंने जो पिछली बात पे किया था कि उसका जवाब सिर्फ़ उधर से ही मिलता है। ये राय हो सकती है, मेरी भी यही राय है, लेकिन ये कि वो जो जो भी कुछ जवाब है, पहले आपको सवाल तो पैदा हो, वरना जवाब की वैल्यू ही नहीं होगी। ये है जो ये वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट यू नो ग्लेयरिंग क्वेश्चन वो ये है। ये जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि अगले हम सेशन में बात करेंगे कि इस दुनिया के खला क्या है। ये है सबसे बड़ा खला, सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूज। यहाँ पे मॉरल ज़िंदगी का जवाब नहीं है कोई। यहाँ पर हर मरने वाला, चाहे वो कुर्बानी देने वाला हो या कुर्बानी लेने वाला हो, दोनों ने मिट्टी में मिल जाना है। फिर दूसरा मुझे सवाल ये पैदा हुआ कि मैंने जब अपनी सोसाइटी की तरफ नज़र की, तो मुझे झूठ, धोखा, मिलावट मतलब वो कहते हैं ना यू नेम इट आई विल टेल यू वाला कि मतलब कोई बुराई ऐसी नहीं है जो इस वक़्त हमारी सोसाइटी में ना हो। तो उस वक़्त मुझे सवाल पैदा हुआ कि हमने अपने ज़मीर के साथ क्या किया है? यानी वेस्ट का और हमारा ज़मीर कोई मुख्तलिफ तो है नहीं। तो हमारे पास तो डिवाइन गाइडेंस भी थी, लेकिन इसके बावजूद कि मतलब हम सब वक़्ती फ़ायदे के पीछे चले गए मतलब क्या एज़ अ सोसाइटी हमारे ऊपर क्या मतलब क्या हो गया हमारे साथ? कि हम मतलब मैं देखती हूँ कि छोटे से छोटा तबके से लेके ऊपर तक मतलब नीचे से ऊपर तक सब जो है वो हम एक ही उसमें जैसे कहते हैं ना उसमें फँस गए हैं, इसी वक़्ती फ़ायदे की वज़ह से और देखिए, हर तरह की बुराई पैदा कर ली है। सही कह रही हैं। यानी इसमें 2 चीज़ें हैं जिनको जिनको सामने रखना है और बड़ा ज़रूरी है वो। एक तो ये कि इसका एक फ़िलॉसॉफ़िकल एनालिसिस किया जाए कि ऐसा क्या हुआ है। मैंने उसके बारे में कई जगहों पे बात भी की है। यानी हम मेरा ये उसमें ख़्याल है उसके बारे में बहुत कुछ इख्तिलाफ़ भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये दिस रिक्वायर्स ये सिचुएशन ये रिक्वायर करती है, अगरचे मैं इससे 100% इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। यानी हो ये रहा है कि हमारा मेन स्ट्रीम जो है ना, मेन स्ट्रीम हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से चल रही है इस वक़्त। वो एक सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्टिक अप्रोच है उनकी ज़िंदगी की और वो उसके ऊपर वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी इस जगह पे नहीं खड़ा हुआ, सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो रोल मॉडल्स कम हैं। यह एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सिचुएशन ये पुकारती है कि मुझे शायद आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न्स। ठीक है जी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सारी की सारी सोसाइटी भी अगर मेरी ये बात ठीक ना हो और वाक़ई एवरी इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी इज़ गोइंग द रॉन्ग वे, तो मुझे कम से कम और कुछ नहीं कर सकता मैं इस रेले के खिलाफ, तो कम से कम खड़ा हो जाऊँ सही डायरेक्शन में अ, अपना रुख करके। ठीक है जी? और अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैं किसी को बता सकता हूँ तो उसको याद कराऊँ। ये क्या मसला है, यानी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या तुम्हारी कॉन्शियंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? क्या तुम्हें लगता है कि ये बिला वजह अल्लाह ताला ने एक सेंस दी हुई है मेरे अंदर? यानी इस चीज़ को हम फ़ोकस करें, इसलिए क्योंकि ये इस वक़्त का तकाज़ा बन गया है अब। यानी इस वक़्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये बन चुकी हुई है कि अब कुछ हमारे मॉरल रोल मॉडल्स भी हों, एंड व्हाई वेट फॉर समबडी एल्स? व्हाई नॉट ट्राई टू बी वन? एंड यू कैन नेवर बी परफेक्ट। हम सब में से कोई भी परफेक्शन की तरफ तो नहीं पहुँच जाएगा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हम वो लोग बनना चाहते हैं कि जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक डायरेक्शन की तरफ मूव करें। आई थिंक वी आर मिसिंग दोज़ पीपल, सीरियसली। जी, बाकी रह गई एक ठीक चीज़ है। जो आपने बड़ी इम्पोर्टेंटली फरमाई है, वो ये कि वेस्ट में ऐसा है और हमारे यहाँ नहीं है। उसकी वजह उसकी उसके बहुत कुछ एनालिसिस हो सकते हैं जी। बट वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि उनकी आप इसमें फ़र्क देखिए दोनों में। हमारे यहाँ अगर अगर पुलिसमैन नहीं है और कोई रास्ता सिग्नल तोड़ के चला जाता है, तो लोग उसको गंदगी यानी डिस्पिकेबल समझ के नहीं देखते। लोग उसको समझते हैं कोई बड़ा आदमी है शायद।
ठीक है जी। वहाँ पर जब कोई ऐसा करता है तो लोग वो एक सोशल नॉर्म्स भी उनकी बन चुकी हुई हैं। जब सोशल नॉर्म्स आपकी ठीक बन जाती हैं तो उस वक़्त इंडिविजुअल के लिए मोरालिटी पे खड़े होना ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी बिकॉज़ दैट इज़ वैल्यूड। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर खड़ा है रात के वक़्त सिग्नल लाल सिग्नल पे और उधर कोई पुलिस अफ़सर भी नहीं है, तो लोग उसे कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। यहाँ पर उसको उसको डिस्पिकेबल समझा जाएगा, इसका नतीजा निकलता है कुछ। यहाँ पर अगर एक आदमी 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आता है, मुझे बड़ी हैरत हुई थी जिस वक़्त ये इन्होंने सिग्नल फ्री करने की कोशिश की थी ना हमारी रोड्स को, तो मैंने ये कहा था कि ये जो जी। भी कोई कर रहा है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान की नफ़्सियात नहीं जानता है, ठीक है? बिकॉज़ वी आर अ शॉर्टकट नेशन। आप सिग्नल फ्री कर दें रोड्स को, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अक्सर लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड पे आ रहे होंगे और आज आप देखें गाड़ियाँ और ट्रक भी रॉन्ग साइड पे आ रहे होते हैं। एंड नोबडी जी सर, अब स्टॉप्स तो देम। कोई कोई उसके खिलाफ रुकता नहीं है। मैंने एसपी साहब को ये कहते हुए सुना है जी। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था और इस बात के सुनने के बाद मैं उधर से खामोशी से उठ के आ गया था। वहाँ पे हेलमेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी हो रही थी एक कॉलेज के अंदर। उधर एसपी साहब उस इलाके के जो है वो मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही कि देखें मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोग इस कॉलेज से निकलते हैं और ये रॉन्ग साइड पे जाते हैं। जीटी रोड के ऊपर वो कॉलेज का कैंपस है। ठीक है? रॉन्ग साइड पे जाते हैं। आप जाएँ ज़रूर रॉन्ग साइड पे, लेकिन ज़रा देख के जाएँ। एसपी ट्रैफिक ये कह रहा है, आप खुद सोचिए। यानी इसके बाद कौन आदमी है जो कि ये सोचेगा कि यार मैं ये ज़रा 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जब जब आपकी सोशल नॉर्म्स ऐसी बन जाएँ कि वो वैल्यू ही उस चीज़ को कर रही हों, फिर इट रिक्वायर्स मोर कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियस के ऊपर अमल करने में ज़्यादा कॉन्शियसनेस चाहिए होती है कि नहीं मैंने ये करना है। और उसके साथ ज़्यादा बड़ी कन्विक्शन चाहिए होती है। सर, उसमें फिर वही बात होगी जो आपने किसी सेशन में अपने कही थी कि आपका डायरेक्टिव सेल्फ जो है वो अवेयर ही नहीं है। अ, अवेयर नहीं है तो फिर तो असल में ज़िम्मेदारी भी नहीं है। मेरा ख़्याल है अवेयरनेस के मौके तो मिल जाएँगे। असल चीज़ जो है वो प्राइमरीली आपका जो कंट्रोलर सेल्फ है, वो अगर रोक नहीं रहा है, ये मौका आ गया था अब मुझे रुक जाना चाहिए था। अगर वो रोक नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम सही। है, फिर सीरियस प्रॉब्लम है। इल्म के मामले में तो असल में ये है ना कि जिसकी जितना एक्सपोज़र है उस हिसाब से उसने जवाब देना है। सर मतलब वही सर फिर वही बात फिर वही पर आ गई है कि अगर एसपी ये बात कह रहा है, तो उसके पास भी कॉन्शियस तो है ना। वो भी सही और गलत में वो तो कर सकता है, लेकिन उसने सही बात को छोड़ के गलत बात को पकड़ा है। वो जब तो ये वही कहेगा मैं कि कह रही थी आपको ना ठीक रास्ते पे जाना कि है, वरना पकड़ लेंगे। अगर वो ये कह दे, तो फिर कुछ ज़िम्मेदारियाँ उस पे भी आयद हाँ, होती हैं ना। नहीं समझ में आई। सर मैंने कहा एज़ अ नेशन फिर हम इसका मतलब है कि हम अ, मतलब वही बात कि शॉर्ट टर्म अपना गोल्स रख के बैठ गए हैं, कि वो बस अपनी ये जगह पे चीज़ है। वो हासिल हो ये जाए। तो असल में डायग्नोसिस है ना। यानी मैं इसमें इंटरेस्टेड इतना नहीं हूँ कि डायग्नोसिस क्या है, उसमें इख्तिलाफ भी हो सकता है। असल चीज़ ये है कि कुछ लोग कम से कम अपने लिहाज से तो खड़े हों कि हमने अब नहीं ये करना। वी विल नॉट डू इट। हम ये काम नहीं करेंगे अब। हम इस मामले में रिश्वत नहीं देंगे। हम ये गलत काम नहीं करेंगे। जो भी आपको लगता है कि ये गलती होती है, उसके बारे में ये कमिटमेंट अपने अंदर पैदा कर लें। बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर योरसेल्फ। आपके अंदर तो कॉन्शियसनेस है ना। सही, बिल्कुल ठीक सर, इसकी बिल्कुल बेसिस पर ठीक। देखना शुरू कर रहे हैं ना। थैंक हुँ, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू फ़र्क नहीं सो मच पड़ेगा। सर। हुँ, जितना भी इंसान का माशरा ख़राब हो जाएगा, अल्लाह ताला उस इंसान को कि जो उस पर अमल कर रहा था, उसको उसको और ज़्यादा अजर की तवक्को रखनी चाहिए। व्हेन इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। जी, एक रिक्वेस्ट ये है कि अब जिन्होंने हैंड रेज़ किया है ना, हम उनकी तरफ जाएँगे आगे। तो जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा है, वो ये कि खालिक हमसे क्या चाहता है कॉन्शियस देने के हवाले से, उस पे पहले फ़ोकस कर लेते हैं। क्वेश्चंस को हम आखिरी 5 मिनट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब जितने हैंड रेज़्ड हैं, हम उनकी तरफ जाएँगे, लेकिन कोशिश करें कि उसको जो टॉपिक है, उसी पे रखें कन्वर्सेशन को, कि वो जो जवाब इस सवाल का कि खालिक हमसे क्या चाहता है जब उसने हमें कॉन्शियस दिया तो। जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़।
जी, इसके बारे में तो मैंने बता दिया, बस जो सर ने कहा कि सवालात क्या उठते हैं, तो सवालात तो बहुत से उठ रहे हैं सर इस पे कि ये सलाहियत खालिक ने अगर मुझे दी है और मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, और जो नहीं इस्तेमाल करते हैं उनको मैं देख रही हूँ, तो हाँ, वो तो बहुत आगे निकल रहे हैं इस दुनिया में। राइट। तो फिर मैं क्यों ये पीछे चाहता रह है रही वो। हूँ और मैं क्यों इसकी आवाज़ सुनती हूँ? देखिए खालिक ये तकाज़ा करता है, मेरे ख़्याल में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट तकाज़ा करता है कि वो इस सवाल को आदमी पैदा करे, ये सवाल पैदा होना चाहिए उसके दिल में, जी। और ठीक है? मैं किसी को नहीं मुँह-तोड़ जवाब जवाब तो दे कोई बात सकती नहीं। हूँ उस वक़्त, लेकिन मैं खामोश क्यों हो जाती हूँ? और राइट, फिर मैं दो गिल्ट में पड़ जाती हूँ। एक ये होता है हाँ, मैंने ठीक किया, फिर कहा नहीं मैं तो कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया? विल पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो इस राइट, तरह के तो बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं ना, लेकिन चूँकि हमें तो वही के थ्रू पता चल गया है तो फिर वहाँ तसल्ली हो जाती। लेकिन अगर हम इस वक़्त मज़हब को नहीं लेते तो बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी मादी तरक्की में ही लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ और एब्सोल्यूटली, मैं क्यों किसी की बात अपने ज़मीर की बात सुनूँ? बिल्कुल, वो भी तो खालिक ने ही पोटेंशियल रखी है ना जिसके इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये सवालात हैं और मेरा ये ख़्याल है कि ये सवालात जो हैं, ये भी खुद एक तकाज़ा है कि इंसान को ये अक्ल दी हुई है, ये एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दी हुई हैं, ये सेल्फ कॉन्शसनेस दी हुई है, इस लैंग्वेज की एबिलिटी दी हुई है, ये सब कुछ है और ये अनअकाउंटेड फॉर किस्म की डिमांड्स हैं मेरे अंदर, उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा मुझे। हुँ। व्हाट इज़ दिस? व्हाई इज़ दिस और हियर? जंग चल हाँ जी? और अंदर जंग ही चल रहे होते हर वक़्त। अंदर जंग चल रही है। यानी ये जो हुँ। एस्पेक्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जिसकी मेहनत कर रहा हूँ, जिसके बारे में पूरी जद्दोजहद करते हुए ज़िंदगी गुज़ारता हूँ, रिज़ल्ट नहीं निकलता। आगे आने वाला जो है वो मेरी मेहनत से फ़ायदा उठा के रिज़ल्ट निकाल लेता है और नाम भी ले लेता है। यानी मैं लोगों को ये कहता होता हूँ कि जब हम ये सुनते हैं ना बार-बार कि एडिसन ने ये बल्ब इजाद किया और सारा कुछ, एडिसन वाज़ अ ग्रेट मैन आई एम श्योर, बट ऐसा लगता है कि एक आदमी होगा, उसने एक कोट पहना होगा और लेबोरेटरी में काम कर रहा होगा। वी नेवर थिंक अबाउट द फैक्ट दैट देयर वर 50 पीपल वर्किंग विद हिम। किसका नाम जानते हैं हम उसके अलावा? उन्होंने कम मेहनत की थी और कितनी दफ़ा एक ही ऐसा का हुआ नाम हो मुझे सकता है कि एडिसन हिम्मत हार रहा हो और किसी ने उसको कहा हो कि नहीं-नहीं मेरे ख़्याल है ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। हुँ। लेकिन नाम तो उसी का ही है। वो जो ये जो एफर्ट और रिजल्ट्स में एक मुश्किल पैदा कर देती है कि एफर्ट कर दी पूरी की पूरी, रिजल्ट निकलता ही नहीं है। पूरी मेहनत कर दी, पूरा सीज़न गुज़ार दिया, फसल जब लगी तो ओले पड़ गए। यानी ये मसले हैं कुछ ज़िंदगी के। जी। ये और सवालात सर पैदा होने टीनेजर्स चाहिए, बहुत मैं ये कह रहा सवालात हूँ। पैदा करते हैं। हुँ। राइट, और ये टीनेजर्स वो के सवालात बहुत होते हैं और उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। इन सवालात को मैं कह रहा हूँ जी कि ये अब इसके अगला टॉपिक जो है वो हमारा वो है कि ये शानदार कायनात, ऐसी खूबसूरत बैलेंस, ऐसी शानदार सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी ऐसा लगता है सेल्फ सस्टेनिंग है। इसी वजह से तो बाज़ लोग जो है मिस कर गए। ऐसा नहीं हो रहा कोई बाहर से हाथ आ रहा है और वो उसको सस्टेन करवा रहा है और बार-बार रिस्क देता है। अगरचे ऐसा हो रहा है लेकिन दिखने में तो नहीं हो रहा, सब कुछ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के अंदर बंधा हुआ है। तो हम जिस वक़्त इसके अंदर खड़े होते हैं और हम देखना चाहते हैं, ये क्या-क्या है, तो उसके अंदर कुछ खला भी देख नज़र आते हैं और बड़े-बड़े खला नज़र आते हैं। इंसान को। वो क्या हैं? इनको पॉइंट आउट करना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जी कॉन्शियंस के बाद। अभी अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि वो जो बड़ा सवाल है मेन सेशन का कि खालिक हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके ऊपर रखें। बहुत जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये लगता है कि जो खालिक हमसे चाह ये रहा है कॉन्शियस के हवाले से कि एक तो हम जो आपने बात की और जो बहन ने भी बात की कि सवाल हमारे ज़हन में आने चाहिए। एक तो ये होना ही चाहिए और दूसरा ये कि अगर आपको सवाल पता है तो आपको जवाब भी देना है। अब जवाब जो है वर्बली भी हो सकता है, जवाब अमली भी हो सकता है। तो और मेरे ख़्याल से अल्लाह हमसे ये ज़्यादा ये चाहता है कि हमारा जवाब अमली हो। और दूसरी बात ये है कि जो बहन ने सवाल किया ना कि वेस्ट का और यहाँ जो पाकिस्तान का है, असल में असूली तौर पे कोई फ़र्क नहीं है दोनों की अखलाकियात में, इनकी अगर आप देखें तो। वो ऐसे है कि उनका दायरा थोड़ा-सा वसी है अखलाकियात का, हमारा दायरा बहुत छोटा हो गया, हमारा दायरा लिमिटेड हो गया अपने ही हद तक, यानी कि मेरी हद तक या मेरी फैमिली के हद तक। उनका दायरा कह लें कि वो कंट्री लेवल तक है।
नेशन बाकी वो दूसरे कंट्रीज के साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग अपने घर से बाहर किसी अपने हमसाय को करते हैं या अपने भाई को करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। बहुत इम्पोर्टेंट बात की लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बेसिकली हम लोगों ने अपना दायरा बहुत ही कम कर दिया है। वही बात है कि हम बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हो गए। राइट तो मेरा ख्याल यही फर्क है। और दूसरी जो एक पॉइंट उससे पहले जो रेज किया था आपने कि मतलब हमें जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारा गिल्ट हमको मतलब परेशान रखता है। एक ऑब्जर्वेशन का जवाब तो शायद ना मिल पाए, लेकिन एक चीज का पता से ये लगता है कि हमारा टिल्ट जो है वो अच्छाई की तरफ है। खालिक हमसे ये चाह रहा है, बार बार हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अच्छाई की तरफ जा। तो ठीक ये मेरे ख्याल से है, यानी कि हमें मजबूर किया जा रहा है किसी हद तक, जो कि एक मजबूरी तो मैं नहीं कहूंगा, हमारी जो खालिक है वो हेल्प कर रहा है उसके अंदर। राइट राइट यानी तो ये मजबूरी का मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, यानी जिस वक्त आपको अंदर से बड़ी स्ट्रांग आवाज भी आ रही हो कि तुम्हें यहाँ पे ठीक काम करना चाहिए, तो ये भी एक विल पावर का यूज है कि मैं कहता हूँ कि नहीं तो चुप कर जा, इस वक्त फायदा इसमें है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी कि मैं तो यानी कि जो सवाल है जो पाकिस्तान की जो हालात है, हम हमारा जो मेन स्ट्रीम, जैसे आपने बात की, हमारा मेन स्ट्रीम है उसने बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया है हमारी अखलाकियात को खराब करने में। लोग कहते हैं हम लोग ने खराब किया, नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं अच्छाई को, वो चाहते हैं चेंज होना, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम है उसने बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों को खामोश कराने की कोशिश की है। उन्होंने किसी को अमली तौर पर कुछ जो करना भी चाहते हैं उनको भी इजाजत नहीं दी करने की। और यहाँ पे थोड़ा फर्क ये है कि ये था कि आजादी है, लेकिन इनकी भी, वही मैंने कहा कि इनकी भी जो मोरालिटी का दायरा वैसे ही है। बाकी असूली तौर पर देखा जाए तो जो बाकी दुनिया को जिस तरह ट्रीट करते हैं, खुद को नहीं ट्रीट करते हैं। खुद को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बाकी दुनिया को मतलब ट्रीट सही नहीं करते। बिल्कुल। जी, मुझे बस यही कहना था। और ये भी मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने चूंकि इसका जब पहले एनालिसिस किया था और मैं लोग एक सवाल जब किसी ने मेरे से किया था तो मैंने इसका जवाब यही दिया था कि हम जो हैं हम ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लेवल पे हम स्टेज 2 पर रुक गए हैं। स्टेज 2 डेवलपमेंटल स्टेज जो है जिसमें कि इंसान सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है और अपने फ़ायदे के लिए मोटिवेट होता है। मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि इधर से हम अप्रोच करते, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम रुक गए हैं। ये जो बात है ना कि जब आप कहते हैं कि उनका दायरा वसी है, तो स्टेज 3 असल में एक वसी दायरा ही है सिर्फ। यानी असल स्टेज में एक और चीज है, अगर आपने जो है वो शाह वली अल्लाह की किताब पढ़ी हो, उसके अंदर उन्होंने एक चीज बयान की थी, बाकी भी जो है लोग उन्होंने भी बयान की है इस चीज को, कि आपको जो आम बंदा है ना, जब तक आपको उसको 9 to 5 जॉब में फंसाए रखेंगे, वो क्या सोचेगा? राइट, आप उसको सर्वाइवल मोड से निकलने ही नहीं दे रहे, और जो नहीं बिल्कुल, निकलने दे रहे वही बेसिकली इस चीज के जिम्मेदार है। आप बिल्कुल उनको ठीक। सोचने का मौका ही नहीं देते। क्यों ऐसा होता है कि एक मुल्क की आबादी जो होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती है, उसमें से आइंस्टाइन पैदा हो जाता है, और हमारी जो इंडिया पाकिस्तान को देख लें, इनकी आबादी अरबों में कोई आइंस्टाइन पैदा नहीं हो। ये नहीं कि वहाँ पे आइंस्टाइन नहीं है, वहाँ पे बहुत से आइंस्टाइन है, लेकिन वो वही बात है कि उनको तो 9 to 5 और उनको जो रोटी खा के और क्या कहते हैं जो बिलों के चक्करों में और इन्हें बेचारों को फंसाया है, वो क्या बेचारे सोचेंगे? क्वाइट राइट, बहुत क्वाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी। सही बात है जी। तो जो हमें क्वेश्चन चैट में आया हुआ है, मैं वो पढ़ देता हूँ। आसिफ का क्वेश्चन है कि कैन अ पर्सन बी जेन्युइनली सिंसियर yet have a distorted conscience that leads him away from the right path? और दूसरा सेक्शन इस क्वेश्चन का है, if so, is it possible to cultivate and refine our conscience into a more trustworthy guide, free from distortions in moral decision making? कॉन्शियंस की डिस्टॉर्शन किस तरह की हो सकती हैं जी? मुझे आई डोंट नो। आप जब कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड कॉन्शियंस, तो व्हाट कैन बी अ डिस्टॉर्टेड कॉन्शियंस? कोई इसकी मिसाल आती है ज़हन में? व्हाट माइट बी एन एग्जांपल ऑफ दैट? इसकी यानी मौसम एक मिसाल ये हो सकती है मिसाल कि के जैसे तौर पर हम जी बताएं। वेस्ट में देखते हैं कि वो दूसरे के कॉन्शियस हमारा ये कहता है कि जो हक मुझे है, आजादी मुझे है, वो दूसरे को भी होनी चाहिए। हम्म, तो अगर एक चीज उसके हिसाब से उसका रिलीजन ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा रिलीजन ठीक है, तो उसको मुकम्मल आजादी दे दूं, भले
वो उसका जो रिलीजन है या उसकी जो, जैसे हम वो समवन वांट्स टू बी अ कैट की बात कर रहे थे, तो ये फॉर अस दिस विल लुक लाइक अ डिस्टॉर्शन ऑफ देयर कॉन्शियंस, कि अगर उनको ये बात ठीक लगती है कि वो इंसान की जगह जानवर बन जाए, तो ये कॉन्शियस, उनका कॉन्शियंस जो है वो डिस्टॉर्टेड है, probably something like this. I think conscience is not really ये तो बहुत आगे जाके की बात होगी। मिसाल के तौर पर ये बात अगर हम इस तरह करें कि मुझे अपने कौम के लिए झूठ बोल देना चाहिए, इसको कह रहे हैं आप डिस्टॉर्टेड कॉन्शियंस? यानी एक बड़े फ़ायदे अपनी ज़ात के लिए नहीं, लेकिन अपनी मूवमेंट के लिए मिसाल के तौर पर, या अपनी अपनी कौम के लिए, क्या इसको मुझे डिस्टॉर्टेड कॉन्शियंस की कोई मिसाल समझ में आ जाए? ये तो असल में इस तरह की बात है जिस वक़्त आप कहते हैं ना कि वो खातून जो है जो बिल्ली बन गई, वो असल में आइडेंटिटी के क्राइसिस में, या बेसिकली तो इट्स नॉट इवन दैट, बेसिकली तो शी वांट्स टू एसोसिएट विद समथिंग। वो अपनी कंपैशन की में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरे के साथ उसके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं प्रॉब्ली, लेकिन वो तो हम नहीं कर सकेंगे अगर हम बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मसला है। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट रियली कॉन्शियस, दैट हैज़ मोर टू डू विद सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज़ वेल। व्हाट इज़ अ डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस? ये मुझे नहीं समझ में आई। यानी क्या हो सकती है बात? क्या आपके ज़हन में क्या मिसाल है इसकी? क्राइटेरियन ऑफ या राइट आसिफ, एंड रॉन्ग। अगर आप स्पेसिफिक कोई एग्जांपल इसकी मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर दीजिएगा चैट में, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम। सर इसमें मैंने लिखा है कि अपनी हर एबिलिटी को इस पोटेंशियल की बाउंड्रीज में रख के इस्तेमाल करना चाहिए। अंदर की आवाज को सुनना चाहिए, अपने एक्शंस को ज़मीर के लेंस से देखना चाहिए और एब्सोल्युटली। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी चाहिए, जस्टिफिकेशंस नहीं ढूंढनी चाहिए। और ये कि सेल्फ कंट्रोल ज़मीर की इस आवाज की वजह से होना चाहिए और कानून की जद से बचने के लिए नहीं। और बिल्कुल ये ठीक। कि बहादुरी से ठीक बात पर खड़े होना चाहिए वाह! और सही बात मानने या देखे बगैर के सही बात मानना चाहिए, ये देखे बगैर के बात कहाँ से आ रही। वेरी नाइस। बस सर ये पॉइंट्स लिखे थे। एक एस्पेक्ट ये भी मेरा ख़्याल है शायद होगा कि चीज़ों के नताइज से उनको जज करने के बजाय उस रास्ते से जज करें, कि जिस रास्ते जो उस प्रोसेस से जज करें जिससे नताइज निकलते हैं। Don't think everything that succeeds according to your criterion of success is right. Think about it. When we take the right path, sometimes we will face hindrances, but that is still the right path. जी सर, ये भी मैं ऐड कर लेती हूँ। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जी। फॉर्चुनेटली हमारे पास चंद मिनट बच गए, तो हम एक और हैंड आखिरी जो है वो ले लेते हैं। मोहम्मद उमर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आप हर दफ़ा एंड पे ही मैंने आते हैं, लिखा है सर, या एंड पे आते हैं या असल में अगली सर दफ़ा मैं के लिए थोड़ी चले जाते हैं? बेसिकली मैं भी चीज़ें थोड़ी रखनी पाता तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम एडिट करें वीडियो को तो चीज़ें बाद में रहें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, चले और जी। इसमें मैंने ये लिखा है जी कि इसमें जो खालिक जो हमसे चाहता है ज़मीर की, कि ये ज़मीर जो है ये समाज की बुनियाद है, कि हम इसे बुनियाद बनाएँ सामाजिक होने की। क्योंकि ये एक तरह से प्री सेट प्रिंसिपल्स हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रख दिए, जो 2 चीज़ों के ऊपर लाई करते हैं, खैर एक शर। इसके अलावा दूसरी चीज़ है हमारी अक़ल, वो जिसके तमाम फैसले जो होते हैं वो प्रॉफिट और स्टैंडर्ड जो लॉस होते हैं उसके ऊपर होता है। ये कॉन्शियस होता है हमारा ये हमें बताता है कि ये बियॉन्ड द प्रॉफिट एंड लॉस है। हुँ, मतलब खैर मतलब ये प्रॉफिट से बहुत बड़ा वर्ड है और शर वो लॉस से बहुत बड़ा मतलब बहुत ही हुँ, बड़ा वर्ड है। तो बिल्कुल। इसमें ये है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये हमारे माइंड मतलब इनका जो कल्ब है वो माइंड है वो सिर्फ
सिचुएशन को तोलता है कि इसमें प्रॉफिट है और लॉस है, तो वो जनरली प्रॉफिट की तरफ को भागता है। लेकिन जो खैर और शर है, तो ये इंसान का अल्लाह पाक ने सब कल्ब में रखा आदमी के, तो वो इस चीज़ को नहीं देखता कि उसमें नुकसान हो रहा है कि इसमें फ़ायदा हो रहा है, बल्कि वो देखता है कि इसमें खैर है या इसमें शर है। तो बेसिकली मेरी तो यही बात समझ में आएगी इन सबसे कि ये जो हमारी जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ताना-बाना है, तो अल्लाह पाक इसमें ये चाहते हैं कि हम इसकी बुनियाद बनाएँ इस ज़मीर को, और अगर ये इसकी बुनियाद नहीं है, तो कोई भी सामाजिक स्ट्रक्चर वजूद में आ ही नहीं सकता इसकी बुनियाद बहुत में, अच्छा अगर पॉइंट, ये नहीं होगी। वेरी वेरी नाइस पॉइंट जी। एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि नताइज नहीं देखें, वो तो नताइज तो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, ठीक है जी? जो चीज़ देखनी है वो ये कि रास्ता क्या इख्तियार किया है। अगर रास्ता अच्छा है तो कामयाबी है, कामयाबी का रास्ता है, चाहे इधर लॉस भी हो गया है। और अगर रास्ता ठीक नहीं है, मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था अभी जब फ़रिया से बात हो रही थी, कि जो आपने अभी फ़रमाया। आप एग्री करते हैं इससे उमर साहब? ये जो बात है, जिस तरह से मैंने इसको समझा है, आपकी बात को? जी, जी, उमर साहब? काफ़ी अच्छा। ठीक, जी, ठीक, जी, ठीक, जी। बिल्कुल। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की है ना जी कि एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है जी? तो मोरालिटी इज़ समथिंग व्हिच काउंट्स, but we might not be able to count it. थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसका अगर कोई खुलासा, आज मेरा ख्याल था कि काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज़ कॉन्शियंस इज़ वन टॉपिक जो कि हर चीज़ के ऊपर हावी होता है। वी हैड अ वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स हु शेयर्ड देयर ओपिनियंस। बहरहाल हम इस पे अल्लाह ने चाहा तो अब आगे चलेंगे, अल्लाह खैरियत रखे। वी विल मे बी एक रिकैप कर दूंगा मैं इसका, इस सेशन का मैं देख लूँगा अगर इसमें कोई ऐसी बात है कि जिसको हमें ले आना चाहिए, और फिर हम इधर से आगे चलेंगे जी। वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाउ, टूवर्ड्स कि वो क्या कला हैं इस दुनिया में, और फिर हम इससे आगे चलेंगे अल्लाह ताला के तारुफ के साथ और अपने ताल्लुक़ के तारुफ के साथ, ये हमारा क्या है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसी वक्त मिलते हैं। अल्लाह खैरियत रखे।